दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, आज फिजिक्स का सेशन है और फिजिक्स में जो टफ प्रश्न बनते हैं, जो कि चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जियो सेंक्रेनस सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या अंतर है? ठीक है, जियो सेंक्रेनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में अंतर पूछा गया था एक प्रश्न में। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसका इक्वेटर है ये, ठीक है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए अगर जो ऑर्बिट होगी, ठीक है, वो इसका प्लेन है, यानी कि भूमध्य रेखा का जो प्लेन है, उस प्लेन पे जो ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट होगी उसको कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर के प्लेन में जो ऑर्बिट होगी, ठीक है, ये इक्वेटर सपोज है, ठीक है, तो इसके प्लेन में जो ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट होगी उसको कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, और जो ऑर्बिट इंक्लाइंड होगा, ठीक है, जो ऑर्बिट इंक्लाइंड होगा यानी कि भूमध्य जो रेखा है उसके प्लेन में नहीं होगा, उससे थोड़ा टिल्ट रहेगा। टिल्ट मतलब कि थोड़ा झुका हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए ये एंगल बना रहा है भूमध्य रेखा से। ठीक है, तो इसमें जो सैटेलाइट होगी, इस ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट होगी उसको कहेंगे जियो सेंक्रेनस सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सेंक्रेनस सैटेलाइट का टाइम पीरियड यानी कि रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम होता है 23 आवर 56 मिनट। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होता है घूमने का, ठीक है, दोनों का। लेकिन अंतर कहाँ पे आ जाती है, ये होता है इसके प्लेन में, जियो स्टेशनरी वाला जो प्लेन होता है वो भूमध्य रेखा के प्लेन में होती है, और इसका जियो सेंक्रेनस का क्या होता है, सेंक्रेनस मतलब साथ साथ। ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिट होता है वो भूमध्य जो रेखा है उससे इंक्लाइंड रहती है। ठीक है, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर होती है, और ये जियो सेंक्रेनस सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल होती है। ठीक, CTR इसका फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब में बेरियम का उपयोग किया जाता है। अब बेरियम का उपयोग क्यों किया जाता है, जो उससे रेडिएशन निकलती है उससे बचाने के लिए, यानी कि उपभोक्ता को बचाने के लिए बेरियम का उपयोग किया जाता है। अब देख सकते हैं टीवी का जो बैक साइड होता है उसमें कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो टीवी का बैक साइड का पिक्चर आप देख रहे होंगे उसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। हीट एनर्जी यानी कि उष्मीय ऊर्जा एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका इंग्लिश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। सपोज ये एक वेव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएंगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये प्लेन होगा, ये प्लेन है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हीट एनर्जी किस तरह का तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, देखिए हीट से लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, हीट से लाइट उत्पन्न होती है, और लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो याद हो जाएगा कि हीट एनर्जी है वो एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री यान के अंदर गुरुत्वाकर्षण बढ़ाने के लिए यान को तेजी से रोटेट कर सकते हैं एक्सिस के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यान में जब एस्ट्रोनॉट रहते हैं, यानी कि ये सपोज अंतरिक्ष यान है, ठीक है, ये अंतरिक्ष यान है, ये अंतरिक्ष में गया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई एस्ट्रोनॉट होंगे, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो वो तैरते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर तैरते रहते हैं, इसके इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि जो ये यान है उसके अंदर कभी यहाँ तैरते रहते हैं, तो उनका ग्रेविटेशन वहां पे कम होता है। तो हम ग्रेविटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर का ग्रेविटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे कि ये जो यान है उसको इस तरह से रोटेट करेंगे। सपोज ये यान है तो इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको रोटेट करेंगे तो इस यान के अंदर ग्रेविटेशन बढ़ जाएगी। सब ये इस यान का एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू इसको रोटेट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अब केंद्रीय बल जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है,
तो इस यान को ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी यानी कि इधर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर एक फोर्स, ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन क्या है, दोनों एक ही टर्म है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर जाएगी और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी बाहर की ओर, ऑटोमेटिक लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके अंदर क्या होगी, एक फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। तो फोर्स जनरेट होगी तो इसको कहेंगे कि एक तरह का ग्रेविटेशन जनरेट हो रही है, ठीक है, फोर्स जनरेट हो रही है, इसका मतलब इधर एक ग्रेविटेशन जनरेट हो रही है। तो जो यात्री होंगे ये अब तैरेंगे नहीं, यहाँ पे जाके सट जाएंगे, जैसे हम लोग पृथ्वी से सटे हैं उस तरीके से यहाँ पे सट जाएंगे और आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये कमरा है, इस कमरे को इस तरह से रोटेट करना चालू करें, ठीक है, तो हम इस दीवार पे आसानी से चल सकते हैं, ठीक है, पूरे दीवार पे, ठीक है। इस तरह से जो भी कर्व में दीवार बनेगी, ठीक है, इस दीवार पे हम आसानी से चल सकते हैं। तो इससे इस यान के यात्री आसानी से इसके चारों तरफ के जो दीवार है उस पर आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये है कि इसके रोटेशन बढ़ाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, फिजिक्स ये कह रहा है, ठीक है। 3 प्रकार के ब्लैक होल अंतरिक्ष में होते हैं, ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल वो चीज होता है जहां से कोई भी वस्तु लौट नहीं पाती है, इवन प्रकाश भी नहीं लौट पाती है। सपोज ये ब्लैक होल का क्षेत्र है तो यहाँ अगर प्रकाश गई तो ठीक है, यहाँ से तो पार कर जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी, इसके अंदर तक चली जाएगी, ठीक है। इतना इसके पास ग्रेविटी होता है, ब्लैक होल के पास मैक्सिमम ग्रेविटी होती है दुनिया में, ठीक है, या आप कह सकते हैं संसार में सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के पास होती है। जो भी उसके पास जाता है, आप समझ सकते हैं लाइट कितना हल्का पार्टिकल है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ब्लैक होल ऐसा जगह है जहां से कोई भी पार्टिकल लौट के नहीं आती है, इसके पास अनंत ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में 3 प्रकार के। एक स्मॉल ब्लैक होल होते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्लैक होल बोले तो एक आप कह सकते हैं एटम जितना, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते उतना छोटा एक ब्लैक होल होती है। और एक ब्लैक होल होती है, ठीक है, जो स्टीलर ब्लैक होल कहलाती है। ये होती है, इसका मास होता है जो 20 टाइम मोर होता है, यानी कि जो सन का मास है उससे 20 टाइम मोर होता है। और तीसरा ब्लैक होल होती है सुपर मैसिव ब्लैक होल, इसका जो मास है जो सन का मास है उससे 1 मिलियन से भी ज़्यादा, सन का जितना भी मास होगा उससे 1 मिलियन ज़्यादा मास इसके पास होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास, ठीक है। तो ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला स्मॉल ब्लैक होल जिसका साइज क्या होता है, एटम जैसा होता है, ठीक है। और दूसरा स्टेलर, और तीसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अक्ष पर इसके घूर्णन गति बढ़ाकर घटाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी फिजिक्स पे आधारित है जो मैंने अंतरिक्ष यान में बताया। देखिए पृथ्वी रोटेट कर रही है, ठीक है, पृथ्वी रोटेट कर रही है तो उसका एक ग्रेविटी है, ठीक है। सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसका परपेंडिकुलर लाइन है और ये 23.5 पे झुका है, ठीक है। तो ये एक्सिस है इसका पृथ्वी का, ठीक है, 23.5 पे झुका है, तो इस तरह से रोटेट कर रही है। अब यहाँ पे कोई ग्रेविटी होगी, सपोज 9.8 ग्रेविटी है या इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको और भी तेजी से रोटेट करेंगे, पृथ्वी को और तेजी से रोटेट करेंगे, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगती है, ठीक है। अब केंद्रीय बल आउटवर्ड लगती है, तो जैसे ही और रोटेट करेंगे तो और बाहर की ओर वस्तुएं जाएगी, ठीक है, वस्तुएं और भी बाहर की ओर जाएगी, ठीक है। तो जो ग्रेविटी इसको पुल कर रही थी, जो ग्रेविटी कोई भी वस्तु को, सपोज इस वस्तु को पुल कर रही थी अपनी सेंटर की ओर पृथ्वी, ठीक है, लेकिन जब हम रोटेशन की गति बढ़ा दिए तो इस वस्तु पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, ठीक है। जो पहले से लग रहा था पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे और ज़्यादा लग गया, यानी कि ग्रेविटी का प्रभाव कम जाएगा। जब हम इधर ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पुल कर रहा था उसका प्रभाव कम जाएगा, यानी कि जो ग्रेविटी 9.8 थी अब कम होकर सपोज 7.5 रह गई, ठीक है। तो ग्रेविटी कैसे कम रही है, जब इसके रोटेशन को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कैसे कम किया जा सकता है, इसके पृथ्वी के रोटेशन को बढ़ा के, यानी कि पृथ्वी का जो रोटेशन गति है उसको हम बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण कम जाएगी, ठीक है। फिजिक्स समझ में आई, क्या है इसके पीछे फिजिक्स। यूरोपियन XFEL, ये क्या है यूरोपियन XFEL, इसका फुल फॉर्म होता है एक्स रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है। और ये कहाँ है, हमबर्ग में है, हमबर्ग कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो शक्तिशाली लेजर होते हैं उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की आवश्यकता होती है।
फ्यूजन की बात नहीं कर रहे, फ्यूजन की बात कर रहे हैं, जो कि सन में होती है, ठीक है। सन में क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। तो उसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर जनरेट करने के लिए हमें लेजर किरण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर इक्विपमेंट है। कौन सा है, XFEL, ठीक है, एक्स रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर, ठीक है। ये कहाँ पे है, हम्बर्ग में है। हम्बर्ग कहाँ पे है, जर्मनी में है, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रकाश के विद्युत प्रभाव, इसका इंग्लिश क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आइंस्टीन का जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फेमस कौन सा है, रिलेटिविटी वाला, ठीक है। जो रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्होंने दिया था वो काफ़ी फेमस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जहां भी रिलेटिविटी दिख गई, E = mc² जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जहां भी हम रिलेटिविटी देखते हैं तो हमको आइंस्टीन याद आते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हम ऑप्शन टिक मार देते हैं कि रिलेटिविटी सिद्धांत के लिए मिला होगा उनको नोबेल पुरस्कार। लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, कौन से सिद्धांत के लिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव। ये एक्चुअली होता क्या है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके टकराई, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि प्रकाश, ठीक है। प्रकाश भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पे टकराएगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा इसके पास होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि आवश्यकता होती है यहाँ के पार्टिकल्स को हटाने के लिए, ठीक है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्लेट के पास, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा इसके पास एनर्जी होगा, इस लाइट के पास एनर्जी, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होगा इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से टकराने के बाद यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टर होंगे, ठीक है, और कलेक्टर यहाँ से कुछ यंत्र जुड़े होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होके यहाँ फ्लो करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश के विद्युत प्रभाव। इस प्रोसेस के लिए, इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किनको, आइंस्टीन को। और रिलेटिविटी क्या था, रिलेटिविटी में उन्होंने बताया था कि लाइट के स्पीड के अलावा, ठीक है, दुनिया में कुछ भी आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे से रिलेटिव टर्म रखते हैं। लाइट ही है जिसका स्पीड रेफरेंस से परे होता है, ठीक है। लाइट ही है जिसका स्पीड रेफरेंस से परे होता है। सपोज ये एक गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी में कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। सपोज V1 से जा रही है और ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये, इसके अंदर का बंदा को लगेगा कि ये V1 से इधर आ रही है और इसको लगेगा कि ये V1 से इधर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिविटी है, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा, ठीक है, ये बंदा एक टॉर्च जलाता है, ये बंदा एक टॉर्च जलाता है जिसका स्पीड c है, ठीक है। इसके जो लाइट है उसका स्पीड c है। तो इस बंदा को क्या दिखेगा कि जो लाइट का स्पीड है वो भी c है। ऐसा तो नहीं है c+v1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पीड c+v1 तो नहीं होगा, इसका स्पीड हमेशा c ही रहेगा। और इस बंदे को भी क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो लाइट का स्पीड है c ही है, ठीक है। यानी कि c इंडिपेंडेंट है रिलेटिव टर्म पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल कंपटीशन के पर्पज से पढ़ा रहे हैं इसलिए इसको डीप में नहीं बताते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या है, अक्सर सुनने में आता है कि नेट न्यूट्रलिटी हटा दिया गया, नेट न्यूट्रलिटी इस देश में नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, नेट न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है कि सपोज इसको इस तरह से एग्जांपल समझिए। सपोज आप जियो का सिम यूज करते हैं, यानी कि जियो आपका नेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ISP है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जियो आपके लिए, ठीक है। तो जियो को फेसबुक कुछ पैसे दे दिया, जियो को फेसबुक कुछ पैसे दे दिया, बोला कि देखो जब मेरा साइट कोई खोले तो आसानी से खुल जाना चाहिए, और जब यूट्यूब का कोई साइट खोले तो उसको खोलने मत देना, यानी कि खुले लेकिन बहुत देर के बाद, यानी कि आधा एक घंटा के बाद, और जैसे ही मेरा साइट खोले तो आसानी से खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो जियो करेगा कि उसको तो पैसा मिल गया तो वैसा ही करेगा, क्योंकि पैसा उसको मिला है जैसा करने के लिए वैसा ही करेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, फेसबुक खोलेंगे तो उनको आसानी से खुल जाएगा, लेकिन जब
यूट्यूब खोलेंगे तो उनको खुलेगा नहीं, तो दिमाग चिढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो तुरंत वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे फेसबुक पे, क्योंकि उसे यूट्यूब खुल ही नहीं रहा है। इसी तरीके से और भी साइट होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो अमेजन वाला पैसा दे दिया, ठीक है, अमेजन वाला जियो को पैसा दे दिया, ठीक है, कि जो हमारा साइट खोले तो आसानी से खुल जाए, और फलाना साइट और फलाना जो फ्लिपकार्ट है और ईबे है, इस तरह का जो साइट है उसको आप दबा के रखो, यानी कि उनका खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब कस्टमर परचेज करने जाएंगे ऑनलाइन तो पहले सभी साइट खोल के देखेंगे तो बाकी खुल ही नहीं रहा है, ठीक है, बाकी खुल ही नहीं रहा है, तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, उनको मजबूरन अमेजन से खरीदना पड़ेगा। तो यही दिक्कत है कि अगर नेट न्यूट्रलिटी देश में नहीं रहे, ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी नहीं रहे, तो ये सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा साइट आसानी से खुलेगा और कौन सा साइट गंदे तरीके से या खुलेगा ही नहीं, ठीक है, खुलेगा ही नहीं, ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं रहती है इंडिया में, हालांकि नेट न्यूट्रलिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि सभी साइट को इक्वली वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को दबा दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि इक्वली ट्रीट करेंगे सभी साइट को, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ नेट न्यूट्रलिटी। चाहे तो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, आप चीज़ें खोलेंगे तो सभी के लिए समान होगी, ऐसा नहीं कि किसी को दबा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही होता है नेट न्यूट्रलिटी, कि सभी को समान ट्रीट करना, ठीक है। वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था, ठीक है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स गिन्सबर्ग। आप वीडियो टेप नहीं देखे होंगे, जो थोड़ा पुराने ज़माने के हैं वो देखे होंगे। एक आता था VCP, ठीक है, वो कैसेट टाइप का होता था, ऑडियो कैसेट देखें उसी तरीके का होता था एक VCP का कैसेट, ठीक है। उसमें जो मूवी होती थी, आजकल तो चिप में आती है मूवी, लेकिन पहले क्या होती थी कि एक कैसेट होती थी, ठीक है, उसमें मूवी आती थी, यानी कि सिनेमा वगैरह जितना भी आती थी उस वीडियो टेप वगैरह में आती थी, ठीक है। अब याद करने का आसान तरीका क्या है कि जब ये कैसेट होगा तो आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। ये कैसेट होगा, कितने कैसेट है, 2 कैसेट। पहले क्या होता था कि हम ये कैसेट ला रहे थे तो आसानी से काउंट कर लेते थे, यानी कि गिन लेते थे। लेकिन अब क्या है कि चिप में कोई मूवी लाते हैं तो हम काउंट नहीं कर पाते हैं, एक ही साथ कितना भर दिया पता नहीं चलता है, ठीक है, गिन नहीं पाते। ये तो हार्डवेयर है इसलिए इसको गिन लेते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, कितने मूवी उसमें डाले गए, ये सॉफ्टवेयर जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो ये कैसेट होता है उसको गिन सकते हैं। इससे याद रखेंगे कि गिन्सबर्ग ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1.609, ठीक है। 1.6 भी याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए याद कैसे करना है, जब भी आप कमेंट्री सुनते हैं तो जब छक्का मारता है कोई तो कमेंटेटर क्या करता है कि बॉल गोज माइल, ठीक है, बॉल गोज माइल मतलब बॉल माइल जा रही है, यानी कि 1 मील की ओर जा रही है, ठीक है। जब छक्का कोई मारता है तो मीलों दूरी तक ही जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद करने का एक तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो बॉल गोज माइल, ठीक है, बॉल गोज माइल, तो एक तो होगा, तो आपको पता है कि मील तो ऐसे भी किलोमीटर से ज़्यादा है, तो एक तो इधर होगा ही। पॉइंट क्या होगा, जब छक्का मारता है तो मील तक जाता है, ठीक है। तो इस तरह याद रखेंगे, 1.6 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। 2 तरह के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, इस तरीके से गए, इस तरीके से गए, इस तरीके से गए, कैसे भी गए सेम ही वर्क होगा, ठीक है। इधर से भी जाएंगे तो सेम ही वर्क होगा, यहाँ से भी जाएंगे तो सेम ही वर्क होगा, यहाँ से भी जाएंगे तो सेम ही वर्क होगा। तो वैसे फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो पाथ पे डिपेंड करता है, सपोज यहाँ से ऐसे गए, एक सड़क है, ठीक है, एक सड़क यहाँ से ऐसे जाने का है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गए, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होते हुए गया, तो इसके जो टायर है उसका फ्रिक्शन लगा, ठीक है, इस पूरे पाथ में। और यहाँ से ऐसे गए, एक रोड यहाँ से यहाँ तक है, तो इस टायर का फ्रिक्शन कम लगेगा इस टायर की अपेक्षा जो इधर से गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। सागर की लवणता, यानी कि जो समुद्री सी है उसकी लवणता क्या होती है, 3.5 होती है %, ठीक है। सागर की लवणता 3.5 होती है। इसका मतलब क्या, यानी कि अगर आप
100 ml, ठीक है, 100 ml वाटर लेंगे सागर का, तो उसमें 3.5 ग्राम क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। अगर 100 ml आप वाटर लेंगे सागर का, तो उसमें क्या होगा, 3.5 ग्राम उसमें सॉल्ट होगा, ठीक है। तो यही करा कि सागर की लवणता क्या होती है, 3.5%, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में फिजिक्स के एक नए टॉपिक और टफ टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए